नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी चल रही है और मेरा नाम है अनिल कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास को दोस्तों मैं इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, चाहे आपका मीडियम हिंदी रहा हो या अंग्रेजी रहा हो, अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सके। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा तो प्यारे दोस्तों आपको फैक्ट भी याद होंगे। कभी भी देखिए, जो पढ़ने का मेथड होना चाहिए दोस्तों, उसको हमें किस प्रकार से, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार कैसे पढ़ना चाहिए दोस्तों, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं यहाँ पर। देखिए, हमें अगर कोई भी चीज पढ़ना है दोस्तों, किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, आप खुद भी तैयारी कर रहे हो, मैं किस प्रकार से चीजों को तैयार करना चाहिए। पढ़ने का तरीका इस प्रकार से होना चाहिए कि दोस्तों सबसे पहले हमें किसी भी इतिहास को स्पेशल दोस्तों स्टोरी याद रहना चाहिए। स्टोरी यानी कि स्टोरी के माध्यम से पढ़ा जाए। उसके बाद दोस्तों कंसेप्ट होना चाहिए उसमें, कंसेप्ट। और दोस्तों इसके बाद इसमें कुछ क्या होना चाहिए, तथ्य, फैक्ट। फैक्ट, अगर आप केवल फैक्ट रखने का प्रयास करेंगे तो प्यारे दोस्तों आप फैक्ट को क्या होगा, आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, फिर इसको आप भूल जाएंगे। बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप फैक्ट को याद नहीं रख सकते। जब तक आपको उसकी कहानी पता ना हो, तब तक आप उसके कॉन्सेप्ट पता ना हो, तो आप फैक्ट भी याद नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, पहले एक स्टोरी समझना है, उसके बाद उससे जुड़े हुए कौन कौन से अवधारणा कंसेप्ट्स हैं, देन इसके बाद तथ्यों को भी याद करेंगे, है ना। तो साथ में चलती हैं चीजें। प्यारे दोस्तों, मैंने आधुनिक भारत स्टार्ट किया था। आधुनिक भारत में हमने अभी तक कंप्लीट जो किया है, हम एक एक करके क्रोनोलॉजी में देख रहे हैं। पुर्तगालियों का आगमन हमने देखा और उनका किस प्रकार से अंग्रेजी पावर ने, ब्रिटिशर्स ने पुर्तगालियों को भगाया यहाँ से और वो अंत किया गया, तो उसका नाम था बैटल ऑफ स्वेली, जो कि कब हुआ, 1612 में। इसी प्रकार दोस्तों 1759 में आप देखेंगे कि डच शक्ति जो थी उसका अंत कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है, किसमें, बैटल ऑफ वेदारा में। आज हम देखने वाले हैं जो कि तीसरे नंबर पर भारत में आए थे, आप देखेंगे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश पावर का आगमन भारत में, क्या कह सकते हैं, ब्रिटिश पावर, ये की नहीं है भारत की, ब्रिटिश पावर यहाँ पर देखेंगे, ब्रिटिश शक्ति, तो आप कह सकते हैं इसको ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ब्रिटिश पावर इन इंडिया, इंडिया में, ठीक है ना। इंडिया में ब्रिटिश पावर कैसे आया, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कौन कौन पहले आया, ये सारी की सारी बातें हमको डिस्कस करना है और महत्वपूर्ण फैक्ट को हमें जरूर याद रखना है। ऐसा नहीं है कि सारी ही डेट, लेकिन हाँ कई बार क्या है कि वो डेट को क्या करता है, क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है कि पहले घटना कब घटी है। इस प्रकार से डायरेक्ट डेट ना पूछकर वो बोलेगा कि इनमें से घटनाओं को क्रोनोलॉजी लगा दीजिए। तो उसके लिए आपको डेट, इंपोर्टेंट डेट याद रखना है, बहुत ज्यादा डेट याद नहीं रखना है। चलिए, ब्रिटिशर्स के बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं, यानी कि अंग्रेजी शक्ति। तो अंग्रेजी शक्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, 1599 में, यानी कि 1599 में दोस्तों, जॉन मिल्टन हॉल, क्या नाम है इसका, जॉन मिल्टन हॉल दोस्तों, जमीनी रास्ते से भारत आता है। यानी कि भारत आता है आपके किस माध्यम से, लैंड रूट के माध्यम से, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे एलिजाबेथ प्रथम ने दोस्तों ब्रिटिश इंडिया कंपनी को क्या दे दिया, केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का क्या कर दिया, अधिकार प्रदान कर दिया। कि पूर्व में अधिकार प्रदान कर दिया किसका, ट्रेड का, ट्रेड राइट, कि आप कैप ऑफ गुड होप, अर्थात दोस्तों जो अफ्रीका का नीचे वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, कैप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप के पूर्व में व्यापार करने का अधिकार दे दिया और ब्रिटिश इंडिया कंपनी को स्टेब्लिश हो चुकी थी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, ये कई बार पूछ लेता है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो स्टेब्लिश हुई थी उस टाइम पे मुगल एम्परर भारत में कौन थे, तो अकबर के शासनकाल में दोस्तों ये स्टेब्लिश हुई थी। आपको पता है 31 दिसंबर सन 1600 को, कब स्टेब्लिश हुई है, 31 दिसंबर सन 1600, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, तो वहां पर दोस्तों जो वहां के जो बहुत बड़े व्यापारी थे उन्होंने मिलकर ये कंपनी खोली थी, लेकिन
ध्यान रखेंगे ये थी एक प्राइवेट कंपनी, लेकिन उस टाइम पे इसको इजाजत दिया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, ये बात ध्यान रखेंगे। और इन्होंने ही अधिकार दिया है कि आप कैप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार कर सकते हैं। कौन? ब्रिटिश न कंपनी। और ये व्यापारी नहीं, ये व्यापारिक एकाधिकार है, यानी कि ब्रिटेन की अन्य कोई कंपनी भारत से व्यापार नहीं करेगी, और ये एकाधिकार चलता रहा। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उस तक ये एकाधिकार चलता रहा। और तो और अभी भी 1813 के बाद भी कंपनी चाय का व्यापार करती रही और आपका चीन के साथ अफीम का व्यापार करती रही, यानी कि कंप्लीटली कंपनी का, ब्रिटिश ना कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो समाप्त हुआ वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला डेट है जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके 1608। कैप्टन विलियम हॉपकिंस, कई बार पूछ लेता है दोस्तों, जहांगीर के दरबार में आए थे, यानी कि इन द कैप्टन विलियम हॉपकिंस कम्स इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर माय डियर फ्रेंड। ठीक है, 1609 में देखेंगे जहांगीर ने सूरत में दोस्तों फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी थी, किसको? ब्रिटिश ना कंपनी को। तो याद रखेंगे जहांगीर ने कहां पर खोलने की अनुमति दी है? सूरत में। ठीक है, लेकिन दोस्तों अनुमति दी है, लेकिन ये 1611 में जाकर पहली अपनी अस्थायी नॉन परमानेंट फैक्ट्री खोलते हैं, और वो कहां पर खोलते हैं? मसूलीपट्टनम। अनुमति दे दी है 9 में, लेकिन दोस्तों स्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो 1611 में इन्होंने खोला है, लेकिन दोस्तों ये परमानेंट नहीं है। तो आप देखेंगे 1613 में जाकर इन्होंने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री खोली है सूरत में। पहली क्या है? ये परमानेंट, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सूरत। लेकिन ये क्या थी? ये तो 1611 में खोले थे दोस्तों, ये तो नॉन परमानेंट है ना, नॉन परमानेंट, नॉन परमानेंट। क्लियर है ना? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, आगे की चीजें देखेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखेंगे जरा। 1615 में दोस्तों सर टॉमस रो, ये भी एक, ठीक है, आप देख सकते हैं सर टॉमस रो जो थे वो क्या है? जहांगीर के दरबार में आते हैं। कहां पर आते हैं? जहांगीर के दरबार में। ठीक है, और दोस्तों जहांगीर ने एक, आप कह सकते हैं, फरमान जारी किया था। और जहांगीर ने क्या फरमान जारी किया है कि आप जो भी मुगल साम्राज्य है उसके अंदर कहीं पर भी अपना व्यापारिक पोस्ट, जिसको बोलते थे ट्रेड पोस्ट, स्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है जी। इंपोर्टेंट डेटा का अगला देखेंगे 1640 दोस्तों, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को हड़प लिया अंग्रेजों ने। कंपनी ने, अंग्रेज मतलब कंपनी ने क्या किया? जो चंद्रगिरी है वहां का राजा जो भी था उससे मद्रास को कैप्चर कर लिया। मैं कह रहा हूं इन, आप देखेंगे 1640 में क्या हुआ है? ब्रिटिशर्स या फिर ब्रिटिश न कंपनी कैप्चर मद्रास फ्रॉम द किंग ऑफ चंद्रगिरी। ठीक है ना? तो आप देखेंगे उसके बाद यहां पर जैसे ही चंद्रगिरी पर क्या क्या इन्होंने अधिकार कर लिया, इसके बाद यहां पर स्टेब्लिश किया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहां पर स्टेब्लिश किया है? चेन्नई में स्टेब्लिश किया। और दोस्तों यानी कि फोर्ट का मतलब एक किला बना दिया और अपना एक सेंटर स्टेब्लिश कर दिया यहाँ पर, और इसकी क्या कर दी? फोर्टिफिकेशन करा दिया है, किलेबंदी करा दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे दोस्तों आपके 1651 में दोस्तों हुगली में शाह सुजा की अनुमति से बंगाल में प्रथम कोठी खोली इनके द्वारा। कोठी मतलब वही फैक्ट्री, यानी कि बंगाल में प्रथम फैक्ट्री खोली है किसकी अनुमति से, किसके कंसेंट से? तो दोस्तों शाह सुजा उस टाइम पे यहाँ का राजा था, उसके अनुमति से, कंसेंट से बंगाल में प्रथम कोठी स्टेब्लिश की है। और दोस्तों कुछ शुल्क लेकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त फ्री ट्रेड करने की भी इजाजत दे दी। इंपॉर्टेंट डेट है। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है आप देखिएगा, ये है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, वो है 1661। ये क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम, स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है दोस्तों, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पुर्तगाल, जो आप अभी मैंने बताया कि पुर्तगाली शक्ति का अंत हो गया था, लेकिन वो तो मैंने बताया कि आप देखेंगे 1612 में ही। लेकिन दोस्तों कुछ क्षेत्र अभी भी यहाँ पर रह रहे थे, ठीक है, पुर्तगालियों के अधीन थे, जैसे कि मान लीजिए बॉम्बे। ठीक है, तो आप देखेंगे बॉम्बे को दोस्तों पुर्तगालियों ने दहेज में ले लिया। किसने? पुर्तगालियों से दहेज में किसने ले लिया? ब्रिटिशर्स ने। मैं बोला बॉम्बे को पुर्तगालियों से दहेज में ले लिया, किसने? आप कह सकते हैं ब्रिटेन द्वारा।
लेकिन दोस्तों ये किसकी शादी, मतलब कैसे लिया दहेज में, ये आपको समझ में आना चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों का यानी कि आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स का राजकुमार था, ठीक है, राजकुमार था जिसको बोलते हैं, आप देख सकते हैं, चार्ल्स द्वितीय। राजकुमार का मतलब जो राजा है उसका बेटा, ठीक है, यानी कि आने वाला, इसको कई बार क्या बोलते हैं, राजकुमार, ठीक है, आने वाला जो राजा बनेगा भविष्य में, उसकी शादी, जो कि ब्रिटेन का राजा है उसका पुत्र है, और दोस्तों पुर्तगाल का जो राजा है उसकी बेटी है जिसका नाम है कैथरीन। तो देखेंगे कैथरीन दोस्तों पुर्तगाल के राजा की बेटी है, यानी कि वो राजकुमारी है, प्रिंसेस है ना। और जो आपका इंग्लैंड का जो राजा है उसके बेटा जो है वो है चार्ल्स सेकंड, ठीक है, वो क्या है, प्रिंस है। इन दोनों की शादी करा देता है, ठीक है। और शादी किस कंडीशन में की जाती है कि हाँ हम शादी करेंगे, यानी कि इंग्लैंड ये ब्रिटेन ये शर्त रखता है कि हम शादी करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको जो बॉम्बे है वो हमें क्या करना पड़ेगा, दहेज में देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये दहेज में दिया गया था पुर्तगालियों द्वारा, किसको, ब्रिटिशर्स को, बॉम्बे, ठीक है। कब दिया गया, तो आप देख सकते हैं 1661 में। अगला डेट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे 1686 में दोस्तों मुगल सेना से संघर्ष हुआ, इनका मुगल सेना से लड़ाई करनी पड़ी, और कंपनी को आप देखेंगे कि सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम से अधिकार अपना छोड़ना पड़ा था, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद देखेंगे 1690, जो कि काफी इंपोर्टेंट डेट है, आप डेट कह सकते हैं इसको। एक व्यक्ति है दोस्तों जिसका नाम है जॉब चारनाक द्वारा कलकत्ता नगर स्टेब्लिश किया गया। तो आपसे पूछ सकता है कलकत्ता नगर की स्थापना भारत में किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों किसके द्वारा की गई है, जॉब चारनाक द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसके बाद वहां पर क्या हुआ, स्टेब्लिश करने के बाद फोर्ट विलियम, आप कह सकते हैं फोर्ट विलियम स्टेब्लिश किया गया। तो फोर्ट विलियम कहाँ पर है, तो फोर्ट विलियम आपको याद रखना है ये कहाँ पर है, कलकत्ता में है। जबकि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है दोस्तों, तो ये चेन्नई में है, ठीक है ना। तो क्योंकि मद्रास के राजा से जब चेन्नई को कैप्चर किया था तो किसने क्या स्टेब्लिश किया गया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। जबकि दोस्तों जॉब चारनाक ने कलकत्ता नगर स्टेब्लिश किया, और वहां पर फोर्ट विलियम किला, यानी कि फोर्ट आप कह सकते हैं विलियम को स्टेब्लिश किया था। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो है ये 1690 डेट जो है आपके लिए इंपोर्टेंट है। 1691 में दोस्तों आप देख सकते हैं औरंगजेब ने क्या किया था, हरजाना एक प्रकार से जो है इनसे वसूला था, और बंगाल में हरजाना लेकर बंगाल में बिना चुंगी करने का, यानी कि बिना टैक्स के आपका व्यापार करने का अधिकार दे दिया, फरमान जारी कर दिया। लेकिन दोस्तों आप देखिएगा एक चीज आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बंगाल यहाँ पर देखो दिल्ली में बैठा हुआ है मुगल एम्परर तो, लेकिन बंगाल का जो राजा है यहाँ पर जो बैठा है, जो कि मुगलों को अपना राजा नहीं मानता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, उसके जो नवाब है बंगाल का उसकी अथॉरिटी संकट में आ गई इससे। क्योंकि जो है आपके पास तो व्यापार करने का अधिकार है पूरे भारत में, क्योंकि मुगलों जो राजा है उन्होंने जारी किया है। लेकिन प्यारे दोस्तों इससे क्या हुआ कि जो बंगाल है उसको टैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इससे जो है एक बैकग्राउंड तैयार होता है, इसका प्लासी के युद्ध का बैकग्राउंड, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध का बैकग्राउंड के पीछे क्या कारण है, मैंने बताया ये मिसयूज कर रहे थे शाही फरमान का बंगाल। आप देखेंगे कि बाद में जाके 1717 में ये फरमान जिसको बोलेंगे रॉयल फरमान जारी कर देता है फर्रुख सियार, ठीक है। तो ये क्या बनते हैं, आपके युद्ध के कारण बनेंगे, ठीक है ना, यानी कि बैकग्राउंड तैयार होता है। अब देखेंगे अगला 1668 में दोस्तों कंपनी को कालीकट, ठीक है, गोविंदपुर और सुल्तानपुरी की जमींदारी प्राप्त हो गई, ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। यहां पर जो डेट है दोस्तों ये है सबसे बड़ा आपका बैकग्राउंड जो बनता है बैटल ऑफ प्लासी का, अंग्रेजों के बीच और बंगाल के बीच जो लड़ाई हुआ उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, आप देखेंगे 1717 में, यानी कि 1707 में जो आपका एम्परर था औरंगजेब उसकी डेथ हुई, उसके बाद आपका जो भी शासक आया, ठीक है। तो वहां पर जो आप देखिएगा फारूक सियार दोस्तों, फारूक सियार द्वारा रॉयल फरमान जारी कर दिया। फरमान का मतलब होता है अधिकार पत्र। और इसमें क्या कंडीशंस लिखी हुई हैं दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कंपनी को पूरे मुगल साम्राज्य में बिना कर के विदाउट टैक्स ट्रेड करने का, फ्री ट्रेड करने का अधिकार है।
और दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा दिक्कत था वो था कंपनी स्वयं के सिक्के ढाल सकती है, कंपनी स्वयं के सिक्के ढाल सकती है, यानी कि ब्रिटिश ना कंपनी इशू ऑन कॉइन, ठीक है ना, अपने खुद के सिक्के ढाल सकती है। अब एक चीज बताइएगा आप दोस्तों, सिक्के जारी करना या नोट जारी करना ये संप्रभुता का सवाल है, इसको केवल ये राज्य कर सकता है, सरकार कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूं अर्थात एक प्रकार से इनडायरेक्टली रूप से कंपनी को, दोस्तों ये आपका कंपनी के लिए क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि संप्रभुता दे दी गई। आप ये बात कह सकते हैं कि कंपनी को क्या दे दिया गया, अप्रत्यक्ष रूप से राज्य स्थापित करने का अधिकार, क्योंकि वो राज्य स्थापित, क्योंकि राज्य ही कॉइन जारी कर सकता है, कॉइन इशू कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। क्या ये बात बंगाल के राजा को पसंद आएगी? मुगल साम्राज्य ने तो बोल दिया, मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने तो बोल दिया कि भैया आप पूरे साम्राज्य में फ्री ट्रेड कर सकते हो, दूसरा आप खुद के सिक्के ढाल सकते हो, आप किलेबंदी कर सकते हो। तो अब जो नवाब ऑफ बंगाल है उसकी अथॉरिटी संकट में आएगी आएगी, तो उसको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि किलेबंदी नहीं कर सकते आप, ठीक है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप अपने सिक्के नहीं जारी कर सकते, क्योंकि सोवरेनिटी का मामला होता है, सिक्के जारी करने का अधिकार केवल राज्य के पास होता है। राज्य का मतलब जो भी देसी राजा है, यानी कि हमारे पास होता था, ठीक है, लेकिन ये सिक्के जारी कर रहे हैं तो ये मेन कारण बनता है, यही सबसे बड़ा क्या है आपका एक आपका बैकग्राउंड बनेगा प्लासी के युद्ध का। और दोस्तों ये जो रॉयल फरमान जो जारी किया गया है, इसको ये क्या करते थे, अंग्रेज अन्य यूरोपियन कंपनियों को बेचते थे, इससे लाभ कमाते थे, इसका मिसयूज करना, तो ये बैकग्राउंड बनेगा बैटल ऑफ प्लासी का। तो मुझे लग रहा है ये वाली बात आप बखूबी समझ गए होंगे, तो देख सकते हैं कैसे भारत को जीता गया था, ठीक है। ये है लॉर्ड क्लाइव, दोस्तों लॉर्ड क्लाइव का चेहरा देख लीजिए। लॉर्ड क्लाइव जो है, इनको ब्रिटिश साम्राज्य को स्टेब्लिश करने वाला माना जाता है, यानी कि ही वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। क्या है, आप कह सकते हैं एक प्रकार से ये फादर हैं ब्रिटिश एम्पायर का भारत में, ठीक है, पॉइनियर कह सकते हैं आप इसको। तो दोस्तों मैंने बताया, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था, आपका डचों का आगमन मैंने बताया, डचों का कैसे अंत हुआ, पुर्तगाली शक्ति का कैसे अंत हुआ, इसको हमने पढ़ लिया है। अभी जो है हमने आज देखा तीसरी शक्ति जो थी वो थी ब्रिटिश पावर, इसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में जो कि आपका सबसे बड़ा जो यूरोपियन पावर थी, जो चैलेंज इनको किया, तो वो था फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी में व्यक्ति, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम है लॉर्ड डुप्लेक्स। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं फ्रांसीसी शक्ति का आगमन और किस प्रकार से फ्रांसीसियों को इन्होंने हराया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।